ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते पढ़ते अब तक हमारा जो समझ बना है वो ये समझ बना है कि कोई भी जो एटम है उस एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर इस तरह से मौजूद होते हैं कि पूरे एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा स्पेस होता है जिसे न्यूक्लियस कहा गया है और वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। राइट, और उस न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड पाथ, सर्कुलर पाथ, जिसे बोहर ने सेल या ऑर्बिट नाम दिया था, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और इन सब को नाम दिया गया था क्या? ऑर्बिट या सेल। राइट, तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। 9th से ही आप सबके दिमाग में एटम को लेकर यही स्ट्रक्चर था। राइट, और अब और डिटेल में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे बात किया, ये पॉइंट्स और ज़्यादा क्लियर हुए। राइट, अब समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे कि जब बोहर साहब ने ऑर्बिट और सेल के बारे में आइडिया दिया तो ऑर्बिट और सेल को क्या कहा उन्होंने कहा न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। राइट, लेकिन जैसे ही डी ब्रोगली साहब ने अपना ड्यूल नेचर के बारे में बात किया और हाइजेनबर्ग साहब ने अनसर्टेनिटी के बारे में बात किया, सबसे पहले इसी वेल डिफाइंड पाथ के ऊपर ही ऑब्जेक्शन आए, क्योंकि हाइजेनबर्ग साहब ने क्लियर कहा कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को एक साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। राइट, इसका मतलब ये कहा कि मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है उसके बारे में ये कहना कि वो एक एक्यूरेट पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, ये ठीक नहीं है। राइट, फर्दर स्टडी में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को किसी और तरीके से डिफाइन किया गया, और वो ये डिफाइन किस तरीके से किया गया कि न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेस होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब इसमें और उसमें एक फर्क है, वो एक 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ था, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। राइट, वो एक सीधा रास्ता था, जबकि ये वहां पर इर्द गिर्द कुछ जगह है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, ऑर्बिट कहता है कि इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, लेकिन फर्दर स्टडी कहती है कि न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। राइट, और इस दूसरे स्पेस को नाम दिया गया ऑर्बिटल। क्या नाम दिया गया? ऑर्बिटल। ऑर्बिट एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस। तो हम लोग अभी ऑर्बिट से ऑर्बिटल तक का सफर तय करेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन मौजूद कहां है। बोहर साहब तो क्लियरली कहकर गए थे, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं था उस समय तक, और 9th से यही तो पढ़ के आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ वेल डिफाइंड पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, और यहीं से आपकी केमिस्ट्री शुरू हो रही है। दिमाग में बिठा लीजिए कि वेल डिफाइंड पाथ पर रिवॉल्व नहीं कर रहा। राइट, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग, 2 व्यक्तियों के ऑब्जेक्शंस को बहुत सीरियसली लिया गया, उन्होंने प्रमाणित किया, और उसके बाद फिर ऑर्बिटल क्वांटम मैकेनिक्स नाम का एक पार्ट है जहां पर आपकी इस अवधारणा को और ज्यादा प्रबल दावेदारी मिली कि इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड पाथ की बजाय एक स्पेस के अंदर मौजूद होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ही प्रेजेंट है। तो अब ऑर्बिट से ऑर्बिटल को समझने का रास्ता हमें तय करना है। राइट, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए बड़े क्यूरियस हैं। एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो केमिकल चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो केमिकल चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो केमिकल चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो केमिकल चेंज होगा।
इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो केमिकल चेंज होगा। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज हुए तो उसे न्यूक्लियर चेंज कहेंगे हम लोग, क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल, राइट। और अगर पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई, पार्टिकल पास आए, पार्टिकल दूर चले गए, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। तो तीन ही चेंजेस के बारे में आपको बात करना है। फिजिकल चेंज, किसी सॉलिड का लिक्विड में बदलना। सॉलिड में पार्टिकल पास पास थे, अब वो पार्टिकल दूर दूर हो गए तो लिक्विड, और दूर दूर हो गए तो वो गैस। आइस टू वाटर, लिक्विड वाटर, H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड, H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड, और फिर वाटर वेपर्स टू H2O गैस। सीधा सा मामला भाई, पार्टिकल पास पास, पार्टिकल दूर दूर, पार्टिकल और दूर दूर। फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये भी H2O ही है, ये भी H2O ही है, ये भी H2O ही है। लेकिन अगर मान लो H2 और O2 रिएक्ट करके H2O बना रहे हैं, पहली बात, जो एटम इधर मौजूद है वही एटम उधर मिलेगा, राइट। क्लियर है? नया कंपाउंड बना है, केमिकल चेंज है। किसने पार्टिसिपेट किया है? इलेक्ट्रॉन ने। किसने पार्टिसिपेट किया? ना इलेक्ट्रॉन ने, ना प्रोटॉन ने, ना न्यूट्रॉन ने। सिर्फ पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई है। पार्टिकल जो पास पास थे वो पार्टिकल अब दूर दूर चले गए हैं। क्लियर हो गया? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। और अगर मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर फ्लोरीन बना देते हैं, ऐसे चेंजेस के बारे में बहुत बात करेंगे। एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक चीज मैंने ले ली। अब आपको पता है रिएक्टेंट में जो मौजूद है वो प्रोडक्ट में मौजूद नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई नया एटम बना है, और नया एटम बना है तो इसका मतलब उसका एक नया न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है। क्या चेंज हुआ? इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर किसी भी चेंज को आप लोग यूं लिखते हो कि AB सॉलिड टू AB लिक्विड, तो आपको ये पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई है, चेंज फिजिकल है, राइट। अगर आप लिखते हो A प्लस B, सो इट इज AB, AB2, A2B3, कुछ भी लिख लीजिए, जो रिएक्टेंट में मौजूद वही प्रोडक्ट में, बस एक नया कंपाउंड हो, केमिकल चेंज है। और अगर मान लो किसी रिएक्शन में A और B मिलकर C बन जाए, C एक नई चीज है जो रिएक्टेंट के तौर पे मौजूद नहीं थी, तो ऐसा चेंज न्यूक्लियर चेंज है। न्यूक्लियर चेंज में कौन पार्टिसिपेट करेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केमिकल चेंज में कौन पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्ट्रॉन, राइट। और फिजिकल चेंज में कौन पार्टिसिपेट करेगा? पार्टिकल जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस चेंज होगी। पार्टिकल पास पास है, दूर जा सकते हैं, दूर दूर है, पास आ सकते हैं। तो दीज आर द सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन, ओके। अब केमिस्ट्री के नजरिए से देखो तो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व अगर कोई पॉइंट रख रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए एक इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं ऑर्बिट। आपको पता है ऑर्बिट, जिसको बोहर साहब ने क्या कहा था? सेल कहा था। अब प्रश्न आता है भाई कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बोहर साहब ने क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और उसे क्या कहा? सेल कहा। लेकिन फर्दर थ्योरीज ने यह बताया कि सेल्स जो होते हैं उनमें सब सेल मौजूद होते हैं। सेल के अंदर सब सेल प्रेजेंट होते हैं। सब सेल जो होता है उसके अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, और ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो इलेक्ट्रॉन सेल में मौजूद सब सेल में मौजूद ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि एक बार सेल के बारे में दोबारा पढ़ लेंगे, क्योंकि सेल के बारे में तो बोहर साहब ने क्लियर कर दिया था। जो बोहर ने कहा उसे ही हम मान के चल रहे हैं, वही एक्यूरेट था। लेकिन उसके बाद बात नहीं किया तो सेल में सब सेल कौन सी होंगी, कैसी होंगी, क्या रोल है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, फिर सब सेल में ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, राइट, किस तरह से इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर ऑर्बिटल्स में आखिर इलेक्ट्रॉन किस तरह का मोशन शो करेंगे। हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे। और इस चीज के बारे में बात करने के लिए हमारे पास एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, दैट इज क्वांटम नंबर।
राइट। और क्वांटम नंबर जो है वो आपका 4 नंबर्स का सेट है। क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स। हाउ मेनी नंबर्स? 4 नंबर्स का सेट है। और क्या करेगा ये क्वांटम नंबर आपकी? इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। समझिए ध्यान से, इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। कहां मौजूद है, किस सेल में, किस सब सेल में, किस ऑर्बिटल में, कितनी एनर्जी, राइट, क्या मोशन है, कैसा स्पिन है, कैसे घूम रहा है, सब चीजें आप लोगों को बता देगा क्या? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का मतलब सेट ऑफ 4 नंबर्स जो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो इसीलिए तो मैंने पहले कहा कि केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया और अब सब इंपॉर्टेंट ही चलेगा आपका अगला 1-1.5-2 महीने। कुछ भी मिस कर गए तो समझ लीजिए आप लोग केमिस्ट्री के बेसिक्स को मिस कर जाओगे। आप लोग बहुत अच्छे से क्वांटम नंबर से स्टार्ट करके और धीरे से आप लोग प्रायोगिक क्लासिफिकेशन में एंटर करोगे जो आपने थोड़ा 10th में पढ़ा है, और डिटेल में बात करेंगे। और उसके तुरंत बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री बिना बॉन्डिंग के, बिना केमिकल फॉर्मेशन के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो केमिकल बॉन्डिंग, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। लेकिन वहाँ पहुँचने का जो पहला सीढ़ी है वो सीढ़ी आप सबके सामने क्या है? क्वांटम नंबर। तो क्लियर है, क्वांटम नंबर 4 नंबर्स का सेट है। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, राइट। अब वो जो 4 नंबर्स का सेट है उसमें जो पहला नंबर है दैट इज n, राइट। और n रिप्रेजेंट करता है सेल को। क्लियर हो गया? दूसरा जो नंबर है वो है आपका n। इनका क्या मतलब निकलता है समझ लेंगे। वो रिप्रेजेंट करता है किसका? सब सेल को। तीसरा जो नंबर है वो नंबर है m, रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑर्बिटल्स को। और चौथा जो नंबर है वो है s, वो आपका ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा। ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में, उनकी स्पिन के बारे में बात करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूम रहा है। समझिए, 4 नंबर समझना है। पहला नंबर इलेक्ट्रॉन सेल में प्रेजेंट है। दूसरा नंबर सेल में जो सब सेल मौजूद है उनके बारे में आपको सेकंड नंबर बताएगा। सब सेल्स में जो ऑर्बिटल मौजूद है उसके बारे में आपको तीसरा नंबर बताएगा। और ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, उनके ओरिएंटेशन के बारे में, उनके घुमाव के बारे में बात आपको चौथा नंबर बताएगा। इसका सीधा सा मतलब है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर, राइट। क्या है क्वांटम नंबर? 4 नंबर का सेट है। हमें क्या फायदा होगा? अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये कौन कौन से 4 नंबर हैं? n, l, m और s, राइट। ये पहला n नंबर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं आज के लेक्चर के शुरू में कि सेल में सब सेल, सब सेल में ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। सो n में s, l और l में m और m में s। एक n में कितने l होते हैं, एक l में कितने m होते हैं, m में कितने s होते हैं, तो उन चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। पॉइंट इज क्लियर? ओके। अब ये जो 4 नंबर हमारे सामने लिखे हैं, समझिए ध्यान से। इनको समझने के लिए स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं। एंड द फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो आपको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेल को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट क्लियर? द सेकंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको L से रिप्रेजेंट करेंगे और वो किसके बारे में बात करेगा? सब सेल के बारे में बात करेगा, राइट। तीसरा क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो किसके बारे में बात करेगा? वो ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेगा, राइट। और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा m, ms या m से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, ठीक है। और जो चौथा क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में, स्पिन का तो मतलब घुमाव होता है, उसके घुमाव के बारे में बात करेंगे।
क्लियर हो गया। देखिए सीधा सा मामला है कि आप लोगों से जब 10th क्लास में ये कहा गया कि आप लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आपने कहा जी सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 है और आप लोगों ने लिखा 281, यही लिखा ना 2, 8 और 1, कोई डाउट नहीं है। क्या लिखा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, राइट। तो सोडियम 11 281 और सब बता सकते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है और थर्ड में 1 है, और इतना हमें पता भी है। पहली में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, दूसरी में 8 और तीसरी में 18 हो सकते हैं, तो 1 के 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यही क्वेश्चन पोटेशियम के बारे में लिखा आपने 19, सो आप सबने लिखा 2881। अब प्रश्न आता है पहला सेल फुल है, दूसरा सेल भी फुल है, लेकिन तीसरे सेल में तो हमने कहा था भाई 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ तो 80 मौजूद है। यहां तक भी कोई डाउट नहीं था, 8 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि तीसरा सेल पूरा भरे बगैर इलेक्ट्रॉन चौथे सेल में पहुंच गया? इस चीज का जवाब आप लोगों को 10th लेवल तक नहीं मिला। इस चीज का तो जवाब मिला, आपको टीचर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इस तरीके से कीजिए, पहले फर्स्ट को फिल कीजिए, फिर सेकंड को, फिर इस तरीके से आप लोग फिल करते जाइए। तो 17 तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था। आपने कहा जी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 पहला फुल है, भरते जा रहे हो 2 6 2 7 2 8 और सेकंड फुल होते ही आप लोग थर्ड में एंटर कर लिए 281 282 और उसके बाद कोई डाउट्स नहीं है 283 तक, 284 285 286 287 288 यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन 289 क्यों नहीं है? प्रश्न 2881 क्यों है पोटेशियम? ये मामला है, और उसके बाद तो फिर डाउट्स ही डाउट्स हैं, राइट। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पॉइंट इज क्लियर? सो द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज क्वांटम नंबर, एंड द फर्स्ट क्वांटम नंबर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे आप मुख्य क्वांटम नंबर कह सकते हो। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी लेवल, किसी भी एटम का एनर्जी लेवल En, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट में पढ़ा है आपने थर्ड ऑर्बिट, वो सेल के बारे में ही बात किया था बोर्ड में। मेन एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और बिल्कुल वही आइडिया जो बोहर साहब ने दिया था, राइट। आप लोगों को न्यूक्लियस, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, और जितने भी पॉसिबल है आप लोग बनाते जाइएगा, जैसे जैसे एटम बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे, राइट। जो पहला एनर्जी लेवल है उसको आपने के नाम दिया था, एल नाम दिया था, एम नाम दिया था, एन नाम दिया था, राइट। तो बहुत साहब को लेकर हमारे एक पॉइंट्स क्लियर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जिस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज एन, राइट। अब प्रश्न आ रहा है कि है क्वांटम नंबर और रिप्रेजेंट अल्फाबेट से कर रहे हैं। आप समझिए ध्यान से कि हर अल्फाबेट किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी इस n का मतलब कोई अल्फाबेट भी, इस n का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर n का मतलब 1 है तो ये फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल दैट इज k सेल, n is equal to 2 second cell, right, that is L cell, n is equal to 3 third cell, that is M cell, n is equal to 4 fourth cell, that is N cell। और हम सब फॉर्मूला के हेल्प से भी ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि फर्स्ट सेल की एनर्जी जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो K की एनर्जी से ज्यादा L, L से ज्यादा M और M से ज्यादा N। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना
सेल न्यूक्लियस के नजदीक है उतना ही उसका एनर्जी कम होगा, जितना दूर जाएगा। इसीलिए हमने कहा था ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड टू ग्राउंड, एनर्जी लेगा तो हायर में चला जाएगा, एनर्जी एमिट करेगा तो वापस आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना हमें पता है। तो के सेल उससे ज्यादा एनर्जी का, एल सेल उससे ज्यादा एनर्जी का, एम सेल और उससे ज्यादा एनर्जी का एन सेल। राइट, अब प्रश्न आ रहा है भाई कि ये जो आपका के सेल है, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4। राइट, और आप सबको ये भी पता है कि किसी क्वांटम नंबर में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। सो द वैल्यू ऑफ n इज 1 2 3 4 एंड डैश 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 टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। राइट, और आप सबको पता है n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल को। सो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, आप k l m n आगे लिखना हो तो o p q, इसी तरीके से चलते जाइएगा आप लोग। राइट, ओके। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब आप सबको पता है कि सब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर सेल में निकालने का एक फॉर्मूला 2n स्क्वायर। सो दैट इज k सेल, सो 2 into 1 स्क्वायर, सेकंड सेल 2 into 2 स्क्वायर, थर्ड सेल 2 into 3 स्क्वायर, फोर्थ सेल 2 into 4 स्क्वायर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल आर 8, maximum number of electron in third cell 18, maximum number of electron in fourth cell, these electrons are 38. So one simple question, how many maximum number of electron in 10th cell of an hypothetical atom? hypothetical का मतलब कोई एक काल्पनिक एटम है, राइट, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसकी 10th सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो आप कहोगे कि 10th सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, सो 2 into 10 स्क्वायर एंड दैट इज 200 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है पॉइंट? तो सेल के बारे में आइडिया आपका पहले भी बहुत क्लियर था। राइट, इसी क्योंकि अभी हम इससे आगे बढ़ना है और बिल्कुल वही सारी बात आप लोगों को बताई गई है जो बोहर साहब ने क्लियर किया था। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, बोहर ने यही कहा था। राइट, और उन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था, k l m n। राइट, एनर्जी बढ़ता जा रहा है, दूर जाते जा रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर। अब कहानी उससे आगे शुरू होगी और कहानी चलेगी आपकी कि सेल में मौजूद सब सेल में मौजूद ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का स्पिन। राइट, सो दीज आर द सिंपल पॉइंट्स। तो आज का कहानी हम यही स्टॉप कर रहे हैं। आप लोग अब तक बिल्कुल जिन चीज़ों के बारे में पढ़ के आए हो वो चीज़ क्या है, दोबारा से क्लियर कर देते हैं कि ये वही इंफॉर्मेशन है जो आपने 9 से और 11 तक पहुंच गए हो जिसे पढ़ते पढ़ते। राइट, और जिसका सारा बेस अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसका सारा जो बेस है वो बोहर साहब के मॉडल को जाता है। राइट, लेकिन अब इसके बाद जो पढ़ोगे वो सारी चीजें बोहर से आगे निकलेंगी और बोहर से आगे निकलेंगी इसका मतलब हाइजेनबर्ग साहब के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर, राइट, डी ब्रोगली इक्वेशन के आधार पे, वेव नेचर को जस्टिफाई करते हुए, इन सब पॉइंट को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सो पहला क्वांटम नंबर क्लियर है, किसी स्टूडेंट के दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एनर्जी को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राइट, तो इसके तुरंत बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिमाग में क्लियर कर लीजिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बताएगा? सेल में मौजूद सब सेल के बारे में बताएगा। राइट, उसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? सब सेल में मौजूद ऑर्बिटल के बारे में बात करेगा। उसके तुरंत बाद हमें क्या पढ़ना है? स्पिन क्वांटम नंबर। किसके बारे में बात करेगा? स्पिन क्वांटम नंबर। राइट, वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बात करेगा, वो किस तरीके से घूम रहा है उसके बारे में, यानी
सेल में सब सेल में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। आज का कहानी यही है। कल क्लास अटेंड करने के लिए बैठो तो ये सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सेल में सब सेल में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। दूसरे तरीके से कहो तो वो है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसी एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर स्पिन की वैल्यू। और आखिरी पॉइंट एन के अंदर मौजूद एल के अंदर मौजूद एम और एम के अंदर मौजूद एस, क्योंकि यही तो वो चार नंबर है जिनके बारे में हमें अगली क्लास में बात करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। सो किसी भी एक एन में कितने एल होंगे, यानी एन अगर एक है तो इसमें कुल कितनी सबसेल होंगी। एन अगर 2 है इसमें कितनी सबसेल होंगी, एन अगर 3 है तो इसमें कितनी सबसेल होंगी, एन अगर 4 है तो इसमें कितनी सबसेल होंगी, क्योंकि सबको पता है ये सेल और ये सबसेल। फिर एल जो मौजूद होगा उसके किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू में कितना ऑर्बिटल मौजूद होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।